सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अगेन एक नई वीडियो के साथ। जैसे आप सभी जानते हो कि 25 नवंबर ऑनवर्ड आपका जेके बैंक का जो पीओ के एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस एग्जाम को देखते हुए कुछ पजल कुछ सिटिंग अरेंजमेंट एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग जो हमें लगता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए। एक बार खुद से क्वेश्चन को देखो ट्राई करके कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को निकाल पा रहे हो। ठीक है जी। तो हम आपके साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे होंगे, कुछ पर्सन है, गिवन पर्सन है, हैव अटेंड अ वेडिंग इन अ जनवरी मंथ। कुछ मंथ्स के नाम दिए रखे हैं और बता रखा है ऑन आइदर 11th और 24th ऑफ मंथ। ठीक है जी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा टैबुलर फॉर्म में होना चाहिए, और क्वेश्चन बनाने का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हो दे रखा स्टेटमेंट में कौन कौन से मंथ है जी, जनवरी, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर का मंथ है जी। आपका जनवरी का मंथ है दिया गया, नेक्स्ट आपका अप्रैल का मंथ दे रखा है, देन सितंबर और लास्ट ईयर दिसंबर का मंथ दे रखा है। कौन कौन सी दो डेट्स गिवन है, एक उसी की 11th और एक आपकी 24th। क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा इसके दो डायग्राम बना के चलिए। ठीक है जी। इसी के साथ हम एक अनदर डायग्राम भी बना के चल रहे होंगे। जैसे अभी आपने देखा जनवरी का मंथ है, अप्रैल का है, देन आपका सितंबर है और दिसंबर है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर 30 और 31 का कंसेप्ट भी साथ में लेके आता है, तो हमेशा वो भी साथ में मेंशन कर दो। जनवरी में 31 डेज, 30 और दिसंबर में 31 डेज। चलिए, हमेशा इस फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। जब भी नंबर ऑफ पर्सन आपको 10 दिए गए हैं और मंथ उसके आधे दिए गए हैं, 4 या 5 दिए गए हैं और डेट्स दी गई हैं, कई बार 3 डेट्स भी आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे 2 डेट्स है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन के फॉर्मेट को इसी पैटर्न में बनाना है। इस पैटर्न से क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो जैसे आप पढ़ रहे होंगे, W has attended a wedding on 11th of the month which has only 30 days। तो मतलब कहने का कि W जो है वो उस मंथ मैरिज अटेंड करता है। पहले तो 11th वाली डेट को करेगा, बट वो वाले मंथ में जिसके ओनली कितने डेट है, डेज है 30 डेज। तो फर्स्ट केस W आने की कंडीशन, सेकंड केस W आने की कंडीशन। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपने दो डायग्राम्स को लेके चलना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, ओनली 3 पर्सन हैव अटेंड अ वेडिंग बिटवीन W और Y। 3 पर्सन है W और Y के बीच में। इस केस में देखो ऊपर तो 3 बैठ ही नहीं सकते, तो नीचे का केस बनेगा 1, 2 और 3 W और Y। इस केस में नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर जाएगा 1, 2, 3 और Y। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए जल्दी से, C and Y have attended a wedding neither on the same date nor in the same month। ठीक है जी। कह रहा है कि C और Y का जो वेडिंग है वो ना ही सेम डेट पे होनी चाहिए और ना ही सेम मंथ पे होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अगर Y ये है तो C इस रो में नहीं आ सकता, इस वाले कॉलम में भी नहीं आ सकता और इसके साथ नहीं आ सकता। तो C आने की कंडीशन कहाँ होगी, इन 3 केस में। यहाँ पे C आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। एज इट इसी तरह यहाँ C नहीं होगा, ना ही यहाँ पे होगा। आने की कंडीशन यहाँ, यहाँ और यहाँ होगा। बट अगला केस हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो C does not have to attend wedding in April। C अप्रैल में भी नहीं अटेंड कर रहा, तो C आने के 2 केस यहाँ पे, फर्स्ट वन यहाँ पे, अनदर वन यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे अप्रैल पे नहीं होगा, C आने के 2 केस यहाँ पे या यहाँ पे। चलिए अगले स्टेटमेंट को देखिए, ओनली 2 पर्सन अटेंड वेडिंग बिटवीन C और F। C और F के बीच में 2 बंदे हैं जो मैरिज अटेंड कर रहे हैं। अगर मैं यहां C मान के चल रहा हूं, 1, 2 और यहां F नहीं आ सकता, नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो C आने की एक ही कंडीशन, यहां पे 2 बंदे हैं, C 1, 2 और C और F में। उसी तरह इस केस में देखिए, अगर C यहां पे मानूं तो 1, 2 और F यहां नहीं आ सकता, बट C कहां पे फाइनल होगा, यहां पे होगा, और F आने की कंडीशन 1, 2 और F यहां पे होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, X and F have to attend wedding on same date। X और F की जो वेडिंग है वो सेम डेट को बता रहा है। देखिए सेम डेट को बता रहा है, ना कि सेम मंथ को।
सेम डेट का मतलब क्या होगा, एक्स और एफ की जो वेडिंग है वो सेम डेट, मतलब अगर एक्स की मैरिज, एक्स अटेंड कर रहा है मैरिज 11th और एफ भी कहां करेगा 11th, बट यहाँ एफ दे रखा है, एफ 11 को कर रहा है, एक्स यहीं पे होगा। अगर एफ यहाँ कर रहा है तो एक्स यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों की डेट जो है मैरिज अटेंड करने की वो सेम दे रखी है। अगले स्टेटमेंट ने क्या कहा, डी हैज टू अटेंड अ वेडिंग इन वन ऑफ द डे बिफोर एक्स। डी जो है वो एक्स से पहले मैरिज अटेंड करता है, तो इस केस में देखो जी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक्स से पहले तो कोई गिवन ही नहीं है रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस केस में एक्स से पहले डी आएगा, तो डी आने के अगेन दो केसेस होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि डी यहाँ पे भी आ सकता है। उसने कहा कि डी वन ऑफ द मंथ, तो एक्स से कोई एक मंथ पहले डी है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, ओनली वन पर्सन हैज अटेंड वेडिंग बिटवीन डी और ई। देखो यार डी और ई के बीच में भी एक बंदा है, अगर आप डी यहां मान रहे हो, ई तो नीचे आएगा ही नहीं, तो ई आने की केस ऊपर होगी, बट अगर आप इस डी को मान रहे हो तो एक पर्सन और ई नीचे भी आ सकता है, दो केस, डी ऊपर भी आ सकता है और डी नीचे भी आ सकता है। ई मतलब यहां पे अभी आइदर का ऑप्शन चल रहा है। अगर आपने सारे वेरिएबल फिल कर लिए हैं तो आप देख रहे होंगे लास्ट जो वेरिएबल यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है वो z बचा, z यहीं पे आएगा। अब लास्ट की स्टेटमेंट कहती है लेस देन 4 पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन ई एंड जेड, मतलब ई और जेड में जो पर्सन है वो किससे कम होने चाहिए, 4 से कम होने चाहिए। आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पे 4 से कम होने चाहिए। अगर वो पर्सन 4 से कम होने चाहिए तो सर आप देख रहे हो ई अगर मैं यहाँ सपोज कर रहा हूं तो जेड और ई में पर्सन कितने हैं, 1 2 3, 4 से कम है। बट अगर सेम मैं ई यहां मान लूं तो उस केस में ई और जेड में पर्सन कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, जो कि कंडीशन गलत कर देगा। तो ई आने की कंडीशन फाइनल यहां हुई और डी आने की यहां पे, और ये आपका फाइनल जो है क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बेस पे एग्जामिनर 5 क्वेश्चन पूछेगा, वो आप जानते हैं क्वेश्चन किस तरह के होंगे। बताओ सी जो है वो कौन सी डेट को मैरिज अटेंड कर रहा है, कौन कौन से मंथ को कर रहा है, इस तरह से आपसे एग्जामिनर 5 क्वेश्चन पूछेगा। पॉइंट क्लियर है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, और आपका नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जेके बैंक पीओ में। और लास्ट जो 2019 को जो अप्रैल के मंथ में एग्जाम हुआ था तो उस एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला था पीओ के प्री में। क्लियर सर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं और ये करने वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन भी आउट है, आप सभी जानते हो। एसबीआई पीओ के भी बैच हमारे चल रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो स्पार्क इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज आप आके यहाँ विजिट करिए। अपने डेमोस जो हमारी क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे एट ए टाइम 3 बैच चल रहे हैं। एक सीईटी का एक बैच चल रहा है 2021 को लेके। आप जैसे जानते हो सीईटी के बारे में पढ़ भी रखा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सीईटी के बारे में नॉलेज ले सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारा जेके बैंक एसोसिएट्स का बैच भी एक चल रहा है और एक आपका एसएससी प्लस जेके एसएसबी का बैच भी चल रहा है। कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और इंक्वायरी को ले सकते हो। ठीक है जी। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। शाबाश। तब तक आप क्वेश्चन सेकंड को ट्राई करिए, तब तक आप क्वेश्चन सेकंड को ट्राई करिए। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है। हाँ जी क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगेन इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार उसने क्या कहा, 8 पीपल हैं, 8 पीपल के नाम दे रखे हैं और उनके डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं। अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो ईयर्स में लिख रहा हूं यहाँ पे 1961 किसी का जन्म होता है, 1970, 1974, 83, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं 87, 96 और 2000। ठीक है जी। But not in the same order. All the calculation are with respect to 2017. 2017 के रिस्पेक्ट में आपको इनकी सबकी एज को कंसीडर करना है, देखना है कौन कितने साल का बन रहा है। ठीक है जी। एग्जांपल के लिए अगर किसी का जन्म 2000 में हो रहा है और वो 2017 में देखा जाए तो वो कितने साल का हो गया, 17 साल का हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से आपने जितने भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है सबके ईयर्स निकाल लेने हैं, कौन कितने मंथ का बन गया। ठीक है जी। जल्दी से देखो तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये 21 ईयर का बन गया। नेक्स्ट
अगर मैं बात करूं जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये कितने ईयर का बन गया जी आपका 30 ईयर का बन गया। नेक्स्ट 34 ईयर का बन गया, 37 ईयर का बन गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। हाँ, कौन कौन से ईयर दे रखे हैं? 1961, 70, 74, 83, 87, 96 और 2000। कितने परसेंट? 8%। 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा ईयर में लिख रहा? 1961, 1970, 74, 1980, सॉरी 1980 है और एक 83 है। ठीक है जी, तो जल्दी से देखो कौन कितने ईयर का बन गया। 83 वाला अगर देखा जाए प्लस करके चेक कर लेना, तो 34 ईयर का, देन ये 37 ईयर का, देन 43, 47 और 56 ईयर। तो इन सब की मैंने एज फाइंड कर ली है 2017 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है कि ईच पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी बोर्न ऑन ए सेम डेट एंड सेम मंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। कहता है जिस भी मंथ में किसी पर्सन का जन्म होता है तो उसका डेट जो है वो सेम मंथ आपने कंसीडर करके चलना है। जैसे पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? डी वाज बोर्न आफ्टर 1983 बट नॉट इन 2000। ठीक है जी, डी का जन्म जो होता है वो 83 के बाद होता है। अगर डी का जन्म 83 के बाद होता है, वो 2000 में भी हो रहा, तो दो केस, यहाँ तो डी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ तो डी यहाँ बैठ सकता है। अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है? द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए और डी इज 64। देखिए ए और डी की एज का सम कितना है? 64। अगर ए और डी की एज का सम 64 है, आप डी की एज देख रहे हो 30 साल है, 64 प्लस चाहिए, तो सर ए का केस यहाँ कहां बैठेगा? ए की केस यहाँ ए बैठ सकता है। दोनों का प्लस करो, 64 बन रहा है। यहाँ पे देखो अगर डी यहाँ पे है, कौन सी वैल्यू का प्लस करने पे 64 बन रहा होगा? तो आप सभी देख रहे हो ए की केस है, यहाँ पे ए आ सकता है, क्योंकि 43 और 21 64 होता है, 34 और 30 64 होता है। नेक्स्ट देखिए, अगली स्टेटमेंट कह रही है द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए और जी इज लेस देन 5। देखो ए और जी का जो डिफरेंस है एज का, वो 5 से कम होना चाहिए। अगर 5 से कम होना चाहिए तो जी आने की कंडीशन एक ही है। इस केस में देखो, अगर मैं जी यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे तो 5 से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जी आने का केस यहीं पे होगा। अगली स्टेटमेंट कह रही है बी वॉज बोर्न इन ऑड नंबर ईयर। देखो बी का जन्म जो है वो ऑड नंबर ईयर पे होता है। इस केस में देखो, नीचे वाले केस में देखो, देखिए दो केस चल रहे हैं हमारे, एक केस ये चल रहा है, एक केस ये चल रहा है। कहता है कि बी का जन्म ऑड ईयर में होता है, ये तो ऑड है ही नहीं है। अगर ये ओड है, ये तो फिल हो गया है। ए की केस, बी आने की कंडीशन यहाँ पे। ऊपर वाले केसेस में देखो, बी आने की कंडीशन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। बट अगर आपने पढ़ रखा हुआ हमसे पजल का चैप्टर, तो उसमें हमने बताया था हमेशा स्टेटमेंट को कोरिलेट करके पढ़ना है, हमेशा स्टेटमेंट को कोरिलेट करके पढ़ना है। अगर मैं कोरिलेट कर रहा हूं तो वहां पे लिखा है B is older than G। देखो B कोई एज जो है वो बड़ी है G से, तो फिर B आने की कंडीशन एक ही होगी यहाँ पे, ना कि यहाँ और यहाँ टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगले स्टेटमेंट ने क्या कहा? द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ F और C is 68। F और C की एज कितनी है? 68। F और C की एज कितनी है? 68। और उसने ये भी कह रखा है कि F is younger than C। F is younger than C, मतलब कहने का कि F छोटा है C से, मतलब C बड़ा होगा F से, C बड़ा होगा F से। यही उसने कहा कि सर कि F is younger than C, मतलब C बड़ा होगा। अब आपने देखना है कौन सी दो, देखो आपके पास कितनी स्पेस खाली बच गई यहाँ पे, 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3 और 4। दोनों की एज का जो प्लस है वो 68 होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और उसने कहा H यंगेस्ट नहीं है, H सबसे छोटा नहीं है। यहीं पे हमारे कोरिलेट है, बस इनको आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीके को समझो। सर F और C की 68 है, इन दो वैल्यू को प्लस करके आप 68 कर सकते हो। ध्यान से देखो, किन दो वैल्यू का प्लस करके आप 68 कर सकते हो। देखो एक ये एज और ये एज, ध्यान से देखो 47 और 21, ये कितना बनता है? 68। पहला केस तो ये हो गया नीचे। और कोई केस है 2 प्लस करके 68? कोई भी नहीं दिख रहा, बट C बड़ा है तो C यहां आ जाएगा, F यहां आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। ऊपर देखिए किन दो वैल्यू को प्लस करके 68 बना सकते हो। यहाँ पे तो C की जगह G दिख रहा है,
एफ की जगह कुछ और है, तो और किसी को प्लस करो कि 68 बन रहा होगा, तो क्या किसी दो वैल्यू का प्लस 68 बन रहा होगा? ये चार वैल्यू है, इनको प्लस करो, किसी का प्लस 68 बन रहा है? ध्यान से देखिए, किसी का प्लस भी 68 नहीं बन रहा, तो ऊपर वाला केस गलत हो जाता है। उसने कहा एच यंगेस्ट नहीं है, अगर एच यंगेस्ट नहीं है तो एच यहां नहीं आएगा, एच यहां आएगा। बचा वेरिएबल आप नाम पढ़ रहे हो, अगर आपने पजल पढ़ रखी है हमसे, तो बचा वेरिएबल यहीं पे होगा। बाकी इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और इस दो पैटर्न के बेस पे, जो अभी हमने एक पहला क्वेश्चन देखा और अभी सेकंड क्वेश्चन देखा, इन दोनों में एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है उसको ये बात अच्छे से पता होगी। बाकी अगेन मैं बता रहा हूं कि हमने एसबीआई पीओ का बैच भी स्टार्ट कर रखा है लास्ट जम्मू में। अगर आप जानते हो स्पार्क इंस्टीट्यूट को, तो साहिल महाजन के नाम से एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था पीओ का, अनदर एक और भी स्टूडेंट था, उसका नाम मेरे माइंड से स्किप आ गई। तो 2 स्टूडेंट हमारे क्वालिफाई किए थे एसबीआई पीओ को लेके। अगर मैं बात करूं आने वाले अपकमिंग, जैसे आप जानते हो जेकेएसएसबी फेज 2 की वैकेंसी भी आने वाली है, तो फेज 2 के बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो रखे हैं। अगेन मैं बताऊं, हमारा ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। एड्रेस मैं बता देता हूँ, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनार रोड जम्मू, स्पार्क इंस्टीट्यूट के नाम से। यहाँ पे आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, प्लीज टाइम को मत वेस्ट करिए, आप ऑफिस विजिट करिए। 2 डेज का डेमो है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। स्टडी मटेरियल सारा यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आपको